Good morning. Am I audible? Live students, please confirm. आपका प्रीवियस टॉपिक क्या डिस्कस हुआ था आंसर राइटिंग में, जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं? ओल्ड स्टूडेंट्स, अपने इससे पहले अटेंड किया है ये क्लास? दिस इज योर फर्स्ट क्लास? लाइव स्टूडेंट्स, यस, वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। एक बार कंफर्म करना, जो लास्ट क्लास आपने आंसर राइटिंग का अटेंड किया था तो उसमें कौन से टॉपिक आपने डिस्कस किए थे? किस पेपर के डिस्कशंस आपके हुए थे? लाइव स्टूडेंट्स आप बता सकते हो? यहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर, मैंने क्लास कंडक्ट किया था, उसमें कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताए थे। बेसिक्स क्या बताए थे? हमने शुरू किया था कि कंपोनेंट्स आंसर राइटिंग में क्या होते हैं। जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो आंसर राइटिंग के कुछ की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि आंसर राइटिंग में एक होता है आपका इंट्रोडक्शन, फिर आपका हो जाता है आंसर राइटिंग में मेन बॉडी, और तीसरा होता है कंक्लूजन, जिसको हम वे फॉरवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये तीन एस्पेक्ट्स हमारे आंसर राइटिंग में होते हैं। अभी जब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग में ऐसे इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो प्रीवियस क्लास का जो हमारा थीम था, तो प्रीवियस क्लास में हमने लार्जली ऐसे राइटिंग के इस टॉपिक पर डिस्कस किया था। जब आप व्हेन यू स्टार्ट टू राइट योर ऐसे में आपको ये सब डिफ्रेंसिएशन का स्कोप नहीं होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड द कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। ये टॉपिक मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ फॉर जनरल स्टडीज, जीएस 1 to 4 हम स्पेसिफिकली उसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर द ऑप्शनल ऑल्सो आई डोंट वांट टू टॉक टुडे, बट ऑल आई वांट यू मस्ट नो कि देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन योर आंसर राइटिंग इन ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग इन जीएस। जस्ट एक बेसिक आज आप समझ के जाओ। When you write answers for the general studies, you must have a dynamic approach. वहाँ पर जो रेंज है वो थोड़ा डायनेमिक हो जाता है। When it comes to the optional, ऑप्शनल में आपका प्योरली एकेडमिक अप्रोच जरूरी है। जीएस में आपका एकेडमिक कम डायनेमिक अप्रोच, ये जरूरी होता है। ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल, ऑप्शनल में आपका प्योरली एकेडमिक अप्रोच होना चाहिए, अनलेस आपको आपका ओपिनियन या कुछ और पूछा ना गया हो तब तक। अदरवाइज जस्ट स्टिक टू द टॉपिक। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस। आई नो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का ऑप्शनल शायद पॉलिटिकल साइंस ना हो, लेकिन इतना तो बेसिक आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में थिंकर्स होते हैं। कार्ल मार्क्स के नाम आपने सुना होगा, राइट? यहाँ पर मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेट यू नो कि ये डिस्टिंग्विश कैसे होता है। अगर यहाँ पर आपका कार्ल मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाना है जनरल स्टडीज में, तो सिंपली क्या पूछा जाएगा कि क्रिटिकली एनालाइज द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स इन द कंटेम्प्ररी पीरियड। ये आपको क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा गया है। इट मीन्स यू हैव स्कोप टू ऑल्टर और टू suggest certain reforms and even to highlight certain errors in his theory, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी टाइम फ्रेम में वो कैसे फेल हो सकती है, ये स्कोप आपके पास जनरल स्टडीज में होता है। whereas in optional आपको पूछा जाएगा राइट अ नोट ऑन थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, देन स्टिक टू द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स।
अगर कार्ल मार्क्स ने 1+1=11 भी कहा है, देन यू मस्ट राइट इट ओनली इन दी ऑप्शनल. देयर इज नो स्कोप to come with the dynamic thoughts or the dynamic approach. Purely academical perspective से आपको optional में लिखना है. So for the optional, when it comes to the purely academic approach or the academic perspective, you must gain appropriate knowledge in the optional subject. Whatever the academic or whatever the bookish knowledge is there, you must grasp it. You must have mastery over it. But when it comes to the general studies, along with the academic approach, to analyze critically, you should have a dynamic range of introspection, dynamic range of thought, dynamic range of analysis. Then only you will be able to critically analyze and to highlight certain errors if वहां पर अगर कुछ ऐसे errors है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. For the optional we will discuss separately कि कैसे ऑप्शनल को प्रिपेयर करना चाहिए, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ये सब हम आराम से इसके ऊपर बाद में बात करने वाले हैं. नाउ कम टू द बेसिक पार्ट ओनली. अभी इस बेसिक पार्ट में विल टॉक ओनली अबाउट द जनरल स्टडीज. अभी मैं क्विकली प्रीवियस क्लास का एक रेफरेंस दे देता हूं. प्रीवियस क्लास में यहां पर एक टॉपिक मैंने बताया था. टॉपिक ये था कि जस्ट अ सेकेंड, ये सब मिक्स हो जाता, फिर वो दूसरे क्लास का आपके यहाँ पर आ जाता. प्रीवियस क्लास में मैंने ऐसे के ऊपर डिस्कस किया था, और ऐसे के ऊपर जब डिस्कस हमने किया था तो मैंने कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर आपको बताए थे. रेफरेंस मैंने ऐसे के क्लास में ये दिया था कि व्हेन यू ट्राई टू राइट एन एसे, तो यहाँ पर यू हैव अ स्कोप कि आप यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएटिव, फिलोसॉफिकल या स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में ऐसे बता सकते हो. मैंने एग्जांपल दिया था क्रिस्टोफर नोलान के मूवी का, कि अगर आप कुछ ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे लिखते वक्त एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, एक क्रिएटिव एस्पेक्ट आप उसमें मेंशन कर सकते हो. बट जनरल स्टडीज में यू डोंट हैव दैट स्कोप टू ऐड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट. देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच while writing the essay and while writing the general studies answer. ये बहुत केयरफुली समझना है. जैसे यहाँ पर मैंने और एक चीज़ आपको बताया था कि अगर कोई एक पब्लिक अथॉरिटी, आजकल ये पॉडकास्ट का ज़माना चल रहा है. मैंने प्रीवियस आई रिमेंबर मैंने 2 हफ्ते पहले जो क्लास लिया था, मैंने एक छोटा सा होमवर्क सबको दिया था. मैंने कहा था कि CGI चंद्रचूड़ जब वो कोर्ट रूम में बोलते हैं और जब वो किसी स्पीच या पॉडकास्ट में बोलते हैं, दोनों में फ़र्क है. उन्होंने जो ऑफिशियल उनके एड्रेसेस थे, ऑफिशियल एड्रेस मतलब जो उनके ऑफिशियल स्पीच थे, मैंने एक होमवर्क सबको दिया था कि वो ऑफिशियल स्पीच कैसे देते हैं, उनका कंटेंट क्या होता है. CGI चंद्रचूड़ हमारे एक्स CGI थे, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो वाइल एड्रेसिंग द कोर्ट रूम और अ फॉर्मल इवेंट, तब वो किस तरीके से बात करते हैं, एंड व्हेन ही इज इन अ पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट में वो किस तरीके से बात करते हैं. मैंने ये होमवर्क सबको इसलिए दिया था जस्ट टू नो कि ऐसे कैसे लिखा जाना चाहिए और GS का पेपर कैसे होना चाहिए. व्हेन CGI चंद्रचूड़ और एनी पब्लिक अथॉरिटी जब वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, ठीक है, जब वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है या कोई ऑफिशियली वो किसी इवेंट को एड्रेस कर रहे हैं, तब उनके बात करने के जो तरीके हैं, ये बात करने के तरीके थोड़े फॉर्मल हो जाते हैं. ठीक है, मच मोर फॉर्मल. लेकिन जब वही पॉडकास्ट में है तब वो थोड़े से इनफॉर्मल तरीके से एक्सप्रेसिव हो जाते हैं. अब देखना, लेट्स से कि कोई मिनिस्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, जब वो प्रेस को ब्रीफिंग दे रहा है, एंड द सेम मिनिस्टर जब यहाँ पर वो भाषण देता है, पॉलिटिकल रैली को संबोधित करता है, लोगों को संबोधित करता है, दोनों के कंटेंट में और एक्सप्रेशन में फर्क होता है. आपने ये कभी नोटिस किया है? हैव यू एवर सीन एनी मिनिस्टर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग तरीके से बात करते हैं और भाषण देते वक्त वो कुछ अलग तरीके से बात करते हैं? एग्जैक्टली सबसे ज्यादा फॉर्मल वो कब रहते हैं?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में या भाषण देते वक्त? प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ज़्यादा फॉर्मल रहेंगे। नाउ मैंने एग्जांपल दिया सीजीआई चंद्रचूड़। सीजीआई चंद्रचूड़ अगर वो यहाँ पर आपके लेट से किसी कोर्ट रूम को एड्रेस कर रहे हैं या किसी एक ऑफिशियल इवेंट में वो स्पीच दे रहे हैं, और दूसरा एक सिनेरियो कि वो कहीं पर किसी के साथ पॉडकास्ट में बैठे हैं, ठीक है, ऐसे सिनेरियो में वो सबसे ज़्यादा फॉर्मल और इनफॉर्मल कहाँ पर रहेंगे? पॉडकास्ट में वो थोड़े से इनफॉर्मल रहेंगे, ठीक है, और आपके ऑफिशियल एड्रेस में वो थोड़े से फॉर्मल हो जाते। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर वो ऑफिशियल एड्रेस के टाइम या प्रेस ब्रीफिंग के टाइम बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाए, वुड यू अप्रिशिएट दैट? बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय का डिमांड या एक्सपेक्टेशन ही यही है कि ऑफिशियल इवेंट्स में यू शुड बी अ थोरोली फॉर्मल। आपका बात करने का तरीका, आपका एक्सप्रेशन, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉर्मल होनी चाहिए। बट वही यहाँ पर अगर वो पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा भाषण देने की तरह बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नोट्स लेके आए हैं और वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, कंप्लीट एसेंस ऑफ द पॉडकास्ट वो यहाँ पर डिफीट हो जाएगा, जो पर्पस है वही डिफीट हो रहा है। सेम वे अगर आप जनरल स्टडीज में बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल या इनफॉर्मल हो जाते हो, देन यहाँ पर आपको मार्क्स मिलने ही नहीं वाले हैं। एंड इफ यू राइट योर एसे लाइक एन जीएस आंसर, तब भी आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर एसे के लिए अप्रोच आपको ड्रास्टिकली बदलना पड़ता है, जनरल स्टडीज के लिए आपको अप्रोच ड्रास्टिकली बदलना पड़ता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द जीएस अप्रोच, जनरल स्टडीज के अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ क्या जोक चल रहा है मुझे भी बताओ। कॉलेज में हो? कॉलेज से पास आउट हो ना? दिस इज नॉट कॉलेज। ये कॉलेज में चलता है, मेरे क्लास में नहीं। यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू द जनरल स्टडीज अप्रोच में यू मस्ट हैव द एप्रोप्रिएट कंटेंट, यू मस्ट हैव द एप्रोप्रिएट डेटा विथ यू। जब ये एप्रोप्रिएट कंटेंट और डेटा जब आपके पास होता है, देन ओनली यू विल एबल टू एक्सप्रेस इन अ प्रोफेशनल मैनर, राइट। अभी यहाँ पर जब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज 1 की, हम पेपर वाइज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल स्टिक टू माय पेपर ओनली। बाकी के जो कंसर्न फैकल्टीज है वो उनके पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जनरल स्टडीज 1 में यू हैव हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कल्चर, ठीक है, ये सारे आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 में आते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री पार्ट। जब हमें हिस्ट्री के आंसर्स लिखने होंगे, हिस्ट्री में डू यू हैव एनी स्कोप टू ऑल्टर द हिस्ट्री? बदल सकते हो आप हिस्ट्री को? यू कांट चेंज द हिस्ट्री। जो फैक्ट्स है वो आपको एज इट इज मेंशन करने ही पड़ेंगे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कंक्लूजन निकालेंगे वो क्या है, पेपर वाइज में आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर सबसे पहला कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि हमारे फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स हमारे बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। मैं आपको बहुत बेसिक्स बता रहा हूं आंसर राइटिंग का, फैक्ट्स बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। सेकेंड थिंग, यहां पर हिस्ट्री में जो फैक्ट्स के साथ साथ जो इवेंट्स क्रोनोलॉजी है और जो कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन को आप बदल सकते हो? आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। हो सकता है आपका इससे पहले कोई क्लास हुआ है, कोई भी क्लास नहीं हुआ है, तो फिर आप कौन से बैच से हो? आई एम क्यूरियस। कौन सा बैच, यूपीएससी या एपीएससी प्लस यूपीएससी? यूपीएससी में अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है, और अच्छा आप सभी उसी बैच से हो? 26, हम आप तो पॉलिटी में थे मुझे पता है, आप दोनों को मैं जानता हूँ। और बच्चों आप दोनों जस्ट स्टार्टेड, अभी शायद एनवायरमेंट स्टार्ट हुआ है अभी, राइट, फाइन। तो आपका हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं हुआ है। बट बेटा डू यू रिमेंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड 1857 रिवोल्ट? स्कूल में आपने ये कुछ सुना था?
जिस पर मूवी भी आई थी, मंगल पांडे एंड ऑल, है ना, झांसी की रानी, ये सब आपको पता होगा। तो यहाँ पर देयर इज अ इवेंट, आई एम नॉट हियर टू टीच इवेंट, द पर्पज ऑफ द क्लास इज टू डिस्कस द आंसर राइटिंग। तो यहाँ पर 1857 रिवोल्ट हुआ था, इतना तो बेसिक आप सबको पता है, राइट। इन 1857 रिवोल्ट, यहाँ पर रिवोल्ट जो फेल हुआ या उसका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, उसके कुछ रीजंस थे, और वो रीजंस ऑलरेडी हिस्टोरियंस ने बता के रखे, द रीजन बिहाइंड द फेल्यूर of the 1857 revolt. Do you have any scope to change these reasons? Of course not. तो यहां पर facts के साथ साथ there are certain academic conclusions. ये academic conclusions आपके बहुत accurate होना आवश्यक है। ये academic कंक्लूजन 1857 रिवोल्ट को लेके हो सकते हैं, ज्योग्राफी के किसी थ्योरी को लेके हो सकते हैं। लेट्स से कि आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, डू यू हैव एनी स्कोप टू ऑल्टर द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी? ऑफ कोर्स नॉट। डू यू हैव टू ऑल्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनसून? ऑफ कोर्स नॉट। बुक्स में जो मॉनसून का कॉन्सेप्ट बताया है आपको वही लिखना है। यू डोंट हैव स्कोप टू चेंज द फिलोसॉफी, सॉरी, द थ्योरी or the science behind the monsoon and that phenomenon. You don't have scope to change certain aspects when it comes to the culture, monuments, उसका historical significance, उससे related facts. तो ये आप change नहीं कर सकते हो unless यहाँ पर conclusion में आपको पूछा जाए your own opinion. हम अपग्रेड करेंगे धीरे धीरे, आज हम बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे। अपग्रेड जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है कि क्रिटिकली एनालाइज। सो व्हाट यू आर सपोज टू राइट इन द आंसर, इवैल्यूएट, व्हाट यू आर सपोज टू राइट, एक्सप्लेन, डिस्कस। यहाँ पर इन सभी शब्दों का एक स्पेसिफिक मतलब है एंड दैट यू हैव टू एक्सप्रेस, दैट यू हैव टू राइट इन दी आंसर, जो हम आगे के क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अनलेस आपको आपका ओपिनियन ना पूछा जाए, यू शुड नॉट ऑल्टर द एकेडमिक कंक्लूजन्स जो बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है। ये मैं पेपर वाइज आपको बोल रहा हूँ। बट देर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक इंडियन सोसाइटी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड एट द सेम टाइम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ मैटर करता है तो वो है आपके केस स्टडीज, ठीक है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में आपको यहां पर केस स्टडीज भी मेंशन करने हैं एंड केस स्टडीज यू कैन मेंशन इन द ज्योग्राफी एज वेल, यू कैन मेंशन इन द कल्चर, हिस्ट्री, अगर अप्रोप्रिएट है तो। बट द मैक्सिमम स्कोप यहां पर केस स्टडीज का होता है द पेपर लाइक इंडियन सोसाइटी। ज्योग्राफी में अगर आपको मॉनसून पर या अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द मॉनसून इस थीम पर अगर क्वेश्चन आया है, सो केस स्टडी मतलब एग्जाम्पल केस स्टडी आप कुछ ऐसे लोकेशंस का या रीजन का दे सकते हो जहां पर ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबिलिटी वहाँ के सोशो इकोनॉमिकल या ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया क्या क्या आपके पर्सपेक्टिव होना चाहिए? आंसर राइटिंग इज नॉट ओनली अबाउट just picking up your pen and start writing just because you know the facts. This is altogether different. Knowing facts, having knowledge of that particular topic and the subject is different. Expressing is something different. Answer writing is an art. मैं हमेशा कहता हूँ वो स्किल सेट हमें डेवलप करना है। अगर आपके घर में कुकिंग करने के लिए सारे के सारे इंग्रेडिएंट है, डज इट मीन कि आप एक बेटर कुक कहलाओगे just because you got all the ingredients? नहीं, आपको यहाँ पर वो स्किल सेट आना बहुत ज़रूरी है। सपोज आपके घर में इंग्रेडिएंट्स भी है और आपके पास कुकिंग का एक बेसिक नॉलेज भी है, डज इट मीन कि आप बहुत ही डिलीशियस डिश बना पाओगे?
आपको प्रैक्टिस से ही वो डेलिकेसी आएगा, वो डिलीशियस डिश तभी बन सकता है। आंसर राइटिंग कुछ वैसा ही है। Just because you know the concept, you have the knowledge of that particular subject, you understood everything, every loopholes, every corner, आपके पास उस सब्जेक्ट का मास्टरी है, बट स्टिल आंसर राइटिंग में कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। वाई? बिकॉज दे डोंट फोकस ऑन सच साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आंसर राइटिंग में समझना है, देन आई विल स्विच टू पेपर 2। राइट एज इफ through your answer you are explaining it to someone। ऐसा समझो कि you are explaining it to someone who is 21 years plus old or who is a graduate। ये थीम ध्यान में रखना, ये आंसर राइटिंग का साइकोलॉजी है, मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था। डू नॉट मेक इट टू मच सिंपल कि एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टू सम 10 years old children or some 14 years old children। नो, यहां पर राइट एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू समवन हु इज ग्रेजुएट, डजंट मैटर फ्रॉम विच स्ट्रीम, जस्ट अ सिंपल ग्रेजुएट व्यक्ति को आप समझाना चाहते हो। दैट शुड बी योर साइकोलॉजी वाइल राइटिंग द आंसर। इफ यू राइट इन अ सच अ मैनर कि यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू अ 10 year old किड, तो आपको वहां पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत वे टू मच सिंपल माना जाएगा। And if you write as if you are explaining it to someone who is having expertise in that particular subject, maybe PhD or maybe a very higher degree in that particular subject, वो भी यहाँ पर आपका irrelevant माना जाएगा। Explain as if you are, कि उसको वो समझ में आना चाहिए। What do you understand by, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग इट टू सम 10-14 years old चिल्ड्रन, मतलब क्या, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं रखना है। और दूसरा मैंने कहा कि ऑल्सो यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग इट टू समवन हु इज हैविंग PhD और सम एनी एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये क्यों नहीं करना है? एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टू समवन वेरी एक्सपर्ट, ये तो एक अच्छी बात है ना, फिर भी ये क्यों नहीं करना है? सपोज यू हैव टू एक्सप्लेन द मॉनसून, आपको मॉनसून एक्सप्लेन करना है, लेट्स से टू माय डॉटर, ठीक है। तो मेरे डॉटर को जब आप मॉनसून एक्सप्लेन करने जाओगे, तो वो एस्पेक्ट आपका बहुत ही आप सिंपल रखोगे ना, सो दैट शी विल अंडरस्टैंड। और वही मॉनसून अगर आप किसी एक ज्योग्राफी के एक्सपर्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हो, लेट्स से कि आप मृत्युंजय सर जो आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग में ज्योग्राफी का क्लास ले रहे हैं, आप उनको एक्सप्लेन करोगे। उनको एक्सप्लेन करते वक्त आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जा सकते हो, या फिर समवन हु इज हैविंग PhD, और आप भी उस लेवल पर जब एक्सप्लेन करने जाओगे, सो उसमें दिक्कत क्या हो सकता है? व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम इन दैट? सॉरी, इट मे टेक टू मच टाइम, ओके। और टाइम एंड डोंट यू थिंक इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग एज वेल? देखो, do you, if you also possess PhD in that particular subject, फिर you both will be on the same page, ठीक है। अगर आपका PhD है ज्योग्राफी में, ठीक है, इनका भी ज्योग्राफी में PhD है, एंड यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू हिम, तो आप दोनों जो कम्युनिकेट करोगे, हम सब में से किसी को शायद वो समझ में नहीं आएगा, बिकॉज योर लेवल ऑफ नॉलेज और हमारा जो लेवल ऑफ नॉलेज है, हमारा शायद ज्योग्राफी का एक मीडियोकर नॉलेज होगा, आप दोनों का जो नॉलेज है वो मीडियोकर से कई ज्यादा ऊपर होगा। यू विल बी इन दैट एक्सपर्ट कैटेगरी। आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट showing your expertise in that particular subject. Answer writing is all about how good managerial skill or the management skill you got, how appropriately you are explaining the complex topic in a simple and decent manner, but not way too much simple. That's the thing. और यहाँ पर आइंस्टाइन का एक कोट में करूंगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ यू हैव दैट एबिलिटी, दैट स्किल to explain the complex topic in a simple manner, it means you actually gain that knowledge, that expertise in that particular subject. ये बात बिल्कुल सही होता है। अगर कोई सब्जेक्ट
यहाँ पर आप बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझा सकते हो, इट मीन्स आपको वो सब्जेक्ट समझ में आया है। लेकिन वो सब्जेक्ट आप सिंप्लीफाई करके नहीं समझा सकते हो, इट मीन्स आपके पास वो सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। ये शायद आपने आपके स्कूल कॉलेज में भी देखा होगा कि आई स्टिल रिमेंबर हमारे ज्योग्राफी के सर या हमारे फिजिक्स के सर, जिनके पास एक अच्छा नॉलेज था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बताते थे। लेकिन जिनके पास शायद वो सब्सटेंस या नॉलेज नहीं था, उनके वो सब्जेक्ट में वो कभी भी सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगे थे। नाउ यहाँ पर जो मैंने आपको कहा, यू डोंट वांट, यू नीड नॉट टू बी अ टीचर, ऑल आई वांट, you should be someone who are explaining that topic to someone who is a graduate, or not too much simple, not too much complex. It should sound like that you are explaining it to someone in a report manner. आपने वो लिख के वो यहां पर समझाया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस फिलोसॉफी और नॉट? अगर नहीं तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। व्हेन यू राइट, मेक इट सिंपल बट नॉट वे टू मच सिंपल। अब सिंपल चीज है, अगर आप मॉनसून मेरे डॉटर को समझाने जाओगे और अपने सेम एज के किसी यूपीएससी या एपीएससी एस्पिरेंट को समझाने जाओगे या एपीपीएससी एस्पिरेंट को समझाने जाओगे, डिफरेंस होगा ना। आप आपके क्लासमेट को मॉनसून अलग तरीके से समझाओगे, वेराज किसी चिल्ड्रन को आप मॉनसून ये बहुत सिंप्लीफाई करके समझाओगे। तो यही एक अप्रोच आपको ध्यान में रखना है। जस्ट बिकॉज यू गॉट टू मच एक्सपर्टीज, तो आप आपके दोस्त को जो आपके क्लास में है उसको बहुत कॉम्प्लेक्स करके ये चीजें आप नहीं समझा सकते हो। मेक इट सिंपल, ठीक है, बट इफेक्टिव। फिर उसमें इफेक्टिवनेस कैसे ऐड होता है? तो इफेक्टिवनेस के लिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फ्लो एंड स्ट्रक्चर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लो एंड स्ट्रक्चर ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फ्लो एंड स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम समझते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था बच्चों कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ आंसर। पहला होता है आपका इंट्रोडक्शन, फिर होता है आपका मेन बॉडी, एंड देन वी हैव कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट्स यहां पर है। जब मैं बात करता हूं फ्लो की और स्ट्रक्चर की, तो ये फ्लो एंड स्ट्रक्चर ये कैसे मेंटेन रखा जाना चाहिए, इसका जो पर्सपेक्टिव है या इसका जो डायरेक्शन है आपको क्वेश्चन से ही मिलता है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एट द एंड ऑफ दिस क्लास। कि पता होना चाहिए ना कि फ्लो या स्ट्रक्चर क्या है, कैसे होना चाहिए। लेट्स से आपने रिसेंटली कोई मूवी देखी है, इतने में इन लास्ट 1 ईयर में कुछ ना कुछ तो मूवी आपने देखा होगा ना, मूवी वेब सीरीज। डोंट टेल मी कि आपने कुछ नहीं देखा है। देखा है नहीं देखा है, आई वोंट आस्क कि आपने क्या देखा है, लेकिन आपने वेब सीरीज मूवी कुछ तो देखा होगा। उस मूवी या वेब सीरीज का कुछ ना कुछ एक प्लॉट रहा होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट प्लॉट उस मूवी का या उस वेब सीरीज का एक फ्लो एंड स्ट्रक्चर यहां पर डिफाइंड होगा। व्हाट इफ कि किसी मूवी में कोई फ्लो ही नहीं है, तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप उस मूवी को या वेब सीरीज को आधे में छोड़ दोगे, बिकॉज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अरे ये तो पिछले एपिसोड में यहाँ पर विलेन था, इस एपिसोड में ये संत कैसे बन गया, ये तो पिछले एपिसोड में मर गया था, इस एपिसोड में ये फिर से जिंदा कैसे हो गया। वेन देर इज नो स्ट्रक्चर, वेन देर इज नो फ्लो, आप उसको छोड़ देते हो। एग्जैक्टली एग्जामिनर भी वही करता है। वेन देर इज नो फ्लो एंड स्ट्रक्चर टू योर आंसर, आपको वो छोड़ नहीं देंगे, आपको मार्क्स कम देंगे। ठीक है, तो ये चीज यहां पर होती है। सो हाउ टू मेंटेन दैट फ्लो एंड स्ट्रक्चर, ये मैं आपको बताऊंगा, और ये हमें समझना होता है थ्रू क्वेश्चन ओनली। आई विल शो यू सम एग्जांपल्स जो हमारे टॉपर्स ने आंसर्स लिखे हैं उसके भी। अभी के लिए फ्लो एंड स्ट्रक्चर के लिए समझते हैं। सपोज यहां पर आपको 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स में अगर आंसर लिखना है, ठीक है, यही होता है 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स। तो कैन यू गेस इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में कितने कितने वर्ड्स होने चाहिए? एक वाइल्ड गेस आप कर सकते हो। 20
25 to 30. Okay, we'll talk in terms of percentage rather than in terms of words. ठीक है, हम परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे. सपोज यहां पर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. इंट्रोडक्शन आपका ये 10 to 15% होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर देन दैट. इंट्रोडक्शन शुड बी 10 to 15%. और ये भी चीज डिपेंड करती है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से पूछा गया. आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट में लेट्स से कि T20 का मैच चल रहा है, ठीक है, लिमिटेड ओवर्स है. तो जनरली यही स्ट्रेटेजी होता है लिमिटेड ओवर्स में कि हमें फर्स्ट ओवर से ही जो बैटर होता है उनको अटैकिंग मोड पे आना होता है. दे हैव टू स्कोर एज मैक्सिमम दे कैन. लेकिन व्हाट इफ कि सामने वाला जो बॉलर है वो बुमराह जैसा या कोई बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है इमीडिएटली पहले बॉल से हिटिंग शुरू कर दे? नो. देन यू हैव टू जज द बॉलर, यू हैव टू टेस्ट द बॉल, यू हैव टू टेस्ट द क्रीज, यू हैव टू टेस्ट द लेंथ ऑफ दैट बॉल, वो कैसे आ रहा है. तो तब जाके आप डिसाइड कर सकते हो कि कब हिट करना है और कब नहीं. यही एक स्किल है. और ये स्किल सिर्फ बुकिश नॉलेज से आएगा क्या? नो, प्रैक्टिस से ही आएगा. द मैक्सिमम यू प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड, उतना आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्रीज कैसा है, कब हिट करना है, कब बॉल को थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने देना है. सेम वे वैसा ही होता है. डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ये इंट्रोडक्शन का परसेंटेज हमें 10% रखना है या 15% रखना है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल एबल टू रियलाइज कि यहाँ पर आपका ओवरऑल ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आता है और इसका इंट्रोडक्शन हमें कितना स्ट्रेच करना चाहिए. सो इट शुड बी अराउंड 10 to 15% मैक्स. उससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन को नहीं खींचना है. क्यों? बिकॉज यहाँ पर मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन इज योर फर्स्ट इंप्रेशन. Introduction is your first impression whether you have that appropriate knowledge of that question or of that topic or not. लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन के बाद इंट्रोडक्शन के यहाँ पर what substance you have got in that topic, in that subject, ये यहाँ पर पता चलता है. अगर किसी ने मान के चलते हैं कि पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट दे दिए, डज इट मीन कि उसके पास उस टॉपिक का बहुत सारा नॉलेज हो ही सकता है? नो. हो सकता है कि उसको सुपरफिशियल उसके पास नॉलेज हो, सुपरफिशियल नॉलेज के बेसिस पर उसने कुछ अच्छे से बता दिया हो, लेकिन उसके पास सब्सटेंस नहीं है. कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर आपके पहले कुछ आंसर्स गलत आ जाते हैं, लेकिन बाद में आप इंप्रेसिव लगने लगते हो कि नहीं यार, शुरुआत में मेरा इस व्यक्ति का फर्स्ट इंप्रेशन उतना खास नहीं था, बट दैट पर्सन गॉट अ सब्सटेंस. होता है या नहीं होता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कई बार खराब भी हो सकता है, बट देन थ्रू योर एफर्ट्स आप आपके फर्स्ट इंप्रेशन को इरेज कर देते हो, एंड सामने वाला इंसान आप पर इंप्रेस्ड हो जाता है कि वाह फैंटास्टिक, मैं गलत था कि मेरा इंप्रेशन इसको लेके गलत था. बट ये स्कोप आंसर राइटिंग में नहीं है. आंसर राइटिंग में अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया तो अल्टीमेटली इट विल कॉस्ट यू इन योर मेन बॉडी और कंक्लूजन ऑल्सो. फिर आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल मेन बॉडी में या कंक्लूजन में लिखना होगा. बट स्टिल यहां पर बार बार बात यही आएगी कि यार ये इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दे पाया. इट्स नॉट ओनली अबाउट, जैसे मैंने कहा कि योर एकेडमिक नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. ये चीजें भी यहां पर मैटर करती है. यहां पर इस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करने ना सिस्टम को, और वो एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है. और इन जनरल अगर हम एक प्रोसेस को देखें, प्रोसेस के अकॉर्डिंगली फर्स्ट इंप्रेशन ये अच्छा ही होना चाहिए. अगर आपने यहाँ पर इंडक्शन पर प्रेशर कुकर रखा है और उसको आप हीट कर रहे हो, प्रोसेस के अकॉर्डिंगली उसका विसल बजना ही चाहिए ना, सीटी होना ही चाहिए. दैट्स द प्रोसेस. अगर आप व्हीकल चला रहे हो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, आपका व्हीकल चल रहा है, प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आपका व्हीकल एक लोकेशन से डेस्टिनेशन तक श्योरली पहुंचेगा. कब पहुंचेगा दैट इज डिफरेंट स्टोरी, लेकिन वो पहुंचेगा फॉर श्योर. क्या आप ये क्लेम कर सकते हो कि सर आई एम ड्राइविंग माई कार और माई बाइक एट द स्पीड ऑफ 50 और 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन
यहाँ पर मेरा कार अभी भी उसी जगह पर खड़ा है, पॉसिबल है ये? दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप इल्यूजन में हो। ये पॉसिबल है नहीं कि अगर आपका ये कहना है कि आई ड्रो माई कार विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर लास्ट 2 आवर्स, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से एसपीएम से सिर्फ स्टेट जू तक ही पहुंचा हूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने एक्चुअल में कार चलाई है तो वैसे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा कहते हो देन आई विल डाउट योर क्रेडिबिलिटी, आई विल डाउट योर सिंसियरिटी कि क्या आपने सच में कार चलाई भी है। आप कह रहे हो कि नहीं सर ट्रस्ट मी, कसम से मैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2 घंटे से कार चला रहा हूं, लेकिन मैं एसपीएम से सिर्फ जू तक पहुंच पाया हूं। तो प्रोसेस में बहुत बड़ा एरर है, या फिर आप प्रोसेस को नहीं समझे हो, या फिर आपका स्पीड और जो कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन एंड स्पीड का, वही यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत है। तो वैसे ही अगर यहाँ पर आपने एक प्रोसेस को कंप्लीट किया है तो जनरली आपका इंट्रोडक्शन में आपका इंप्रेशन ये अच्छा होना ही चाहिए। दैट शोज यू हैव थोरोली स्टडीड दैट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी, मान के चलते हैं कि सपोज हमने इंट्रोडक्शन जो है ये 10% यहाँ पर रखा है, तो मेन बॉडी जो है, मेन बॉडी हमारा लगभग 70% तक होना चाहिए। मेन बॉडी ये लगभग 70% तक होना चाहिए। यू कैन स्ट्रेच इट टू 75% एज वेल। और अगर आपने इंट्रोडक्शन को 15% रखा है तो यहां पर आप 65% या 70% के रेंज में भी मेन बॉडी का कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो अगर मान के चलते कि इंट्रोडक्शन 10% है, मेन बॉडी 70% है, तो यहां पर आपका कितना हो गया? 80% तो यहां पर हो गया। तो आपका जो कंक्लूजन है वो अप्रोक्सीमेटली 20% होना चाहिए। कंक्लूजन इज बेसिकली आप यहां पर उस एंटायर टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हो, और कंक्लूड करते वक्त ये चीज बहुत मैटर करती है, द वे यू आर कंक्लूडिंग। यहां पर ये बात ध्यान में रखना, हैफेजर्डली जल्दबाजी में कंक्लूड नहीं करना होता है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन है, शायद आपने मेन बॉडी में कुछ चीजें थ्रू केस स्टडीज एक्सप्लेन अगर करके रखी है, तो प्रोबेबली ये आपका 15 to 18% भी हो सकता है। और अगर यहां पर आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है तो ये कंक्लूजन शायद आपका 20% से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। 22-23% भी हो सकता है अगर आपको कंक्लूड करते वक्त अगर ओपिनियन पूछा गया हो तो। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया यहां तक का? इसमें कोई डाउट, क्वेरी? लाइव स्टूडेंट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क। स्लाइड टेस्ट भी कोई डाउट है? क्योंकि ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट टीचिंग यू द टॉपिक और द सब्जेक्ट, आई एम टीचिंग यू द प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस में कहीं गड़बड़ी है देन ये क्लास का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। कोई है डाउट? कुछ भी, आई वोंट जज यू बेस्ड ऑन योर डाउट्स, कुछ भी। एनी इनसाइड और एनी ओपिनियन डू यू हैव? No, this is just for the general studies here I am talking about. I spoke about essay in the previous class. If you have access of the previous class, आप एक बार उसको देख लेना, नहीं मिल जाएगा आपको एक्सेस। अगर नहीं है तो अपकमिंग क्लासेस में मैं ऐसे के बारे में डेडिकेटेड क्लास लेने वाला हूँ। नहीं, इट शोज कि फिर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, दैट्स द थिंग। इंट्रोडक्शन ये एक लिमिटेड ही होना चाहिए। आपको शायद ये बात मैं एग्जांपल कैसे दूं, हाँ, किसी मूवी का ट्रेलर आता है, मूवी का ट्रेलर ये मैक्सिमम कितने मिनट का होता है? एवरेज क्या होता है मूवी का? किसी 2-3 मिनट्स के ऊपर मेरे हिसाब से ट्रेलर किसी भी मूवी का नहीं होता है, ठीक है। ये टीजर, ये कॉन्सेप्ट तो अभी अभी आया है कि 1-2 मिनट के टीजर आते हैं, फिर 3 मिनट के, या कभी कभी 4 मिनट का आपका मूवी का ट्रेलर हो सकता है। अभी लेट्स से कि आपने धुरंधर मूवी का ट्रेलर देखा होगा, ठीक है, या फिर किसी एक रिसेंट मूवी जो आपने देखी हो,
उसका ट्रेलर आपने देखा होगा। मूवी का ट्रेलर अगर आधे घंटे का हो तो, या 15 मिनट्स का, कभी आपने किसी मूवी का ट्रेलर 15 मिनट्स का देखा है? 10 मिनट्स का भी आपने कभी देखा है? किसी मूवी का ट्रेलर मोर देन 5 मिनट्स का आपने देखा है? अगर वो ट्रेलर आपका मोर देन 5 मिनट्स है, इट मीन्स वो मूवी बहुत या तो कॉम्प्लेक्स है, या फिर ट्रेलर में जो एडिटर है वो ठीक तरीके से उतना स्किलफुल नहीं है। अभी किसी भी मूवी का ट्रेलर देख के आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है ना कि वो मूवी क्या होगा। आपने धुरंधर मूवी का ट्रेलर देखा होगा तो आपको तो इतना तो कंफर्म था कि ये कॉमेडी मूवी नहीं है, राइट, ना ही ये रोमांटिक मूवी है। आपको तो ये पता चल गया कि इट्स काइंड ऑफ एन एक्शन मूवी, राइट। अगर आपने लेट्स से ओडेसी का ट्रेलर देखा तो आपको पता चल गया कि ये आपका फिलोसॉफिकल भी है, इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी है, ये सारी चीज़ें। आपने सपोज ओपेनहाइमर का ट्रेलर देखा या इंटरस्टेलर का ट्रेलर देखा, आपको पता चल गया कि यहाँ पर साइंस एंड फिलोसॉफी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। डेफिनेटली दिस इज नॉट एन एक्शन मूवी, दिस इज नॉट एन रोमांटिक मूवी और कॉमेडी जॉनर में आता है ये। तो ट्रेलर बेसिकली क्या करता है, ट्रेलर से हम सबको पता चल जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट थीम ऑफ दैट मूवी। बट बेस्ड ऑन द ट्रेलर क्या हमें पता चल सकता है कि मूवी में क्या होगा, किस कैरेक्टर का रोल क्या होगा? मतलब थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है कि हु इज गोइंग टू प्ले हीरो, हु इज गोइंग टू प्ले विलन। बट मूवी का क्लाइमैक्स ट्रेलर से पता चल सकता है? प्रोबेबली नो, बिल्कुल नहीं पता चल सकते कि उसका क्लाइमैक्स क्या है। एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन ये आपका बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंट्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो एग्जामिनर ये इम्पेशेंट हो सकता है कि भाई हो गया, लेट मी नो व्हाट सब्सटेंस यू हैव गॉट। ठीक है, आधे घंटे का ट्रेलर देख के क्या करो, 5 मिनट का ट्रेलर दिखाओ मैक्सिमम, उससे कम। बाकी चीज अगर ट्रेलर मुझे अच्छा लगा मैं मूवी देखूंगा। ट्रेलर ही बहुत बकवास है, जनरली आप मूवी देखना प्रेफर नहीं करोगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपका क्रिस्प, क्लियर और एक लिमिटेड होना चाहिए। इसलिए इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत करो, बिकॉज यू डोंट हैव स्कोप टू स्ट्रेच इट। उसको आप एक लिमिट में ही आपको रखना आवश्यक होता है। उससे ज्यादा कर दोगे तो थिंग्स वुड बी डिजास्टर्स फॉर यू। तो यहां पर इसको क्रिस्प एंड क्लियर रखना है। आपको ओवरऑल व्यू यहां पर देना है इंट्रोडक्शन में, और व्यू या ओवरव्यू क्या देना है कि यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक और ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वो सब चीज आपको यहां पर इंट्रोडक्शन में बतानी है। यहां पर इंट्रोडक्शन में क्लियर एंड क्रिस्प पिक्चर एंड ओवरव्यू ये दिखना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू द मेन बॉडी में यू हैव अ स्कोप टू वाइडन योर रेंज ऑफ योर नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक, ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो यहां पर बच्चों मेन बॉडी में आप उस टॉपिक से रिलेटेड पॉजिटिव, निगेटिव, उस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडीज, या फिर आप कह सकते हो केस स्टडीज को एग्जाम्पल्स, ठीक है। पॉजिटिव है तो उसके एप्लीकेशन, निगेटिव है तो क्रिटिसिज्म। तो उस टॉपिक का क्रिटिसिज्म, उस टॉपिक का एप्लीकेशन, और अगर कुछ क्रिटिसिज्म है तो उस क्रिटिसिज्म को लेके कुछ सॉल्यूशन, ये सब कुछ लिखने का स्कोप आपके पास होता है मेन बॉडी में। यस डेफिनेटली प्रेम, हम वही डिस्कस कर रहे हैं अभी कि मेन बॉडी में आप यहां पर पॉजिटिव्स, निगेटिव्स ये सब कुछ लिख सकते हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये भी मेन बॉडी में मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। एंड इवन मेन बॉडी में आप यहां पर अगर कुछ सॉल्यूशन आपके पास है उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन भी आप यहां पर दे सकते हो।
So you have a scope, advantage, disadvantage, criticism, application, positives, negatives, case studies, और मेक श्योर करना कि आपके ये केस स्टडीज जितने भी है ये सभी के सभी केस स्टडीज या एग्जाम्पल आपके ऑथेंटिक होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। कहानियां मत बनाओ केस स्टडी के लिए जो एक्चुअल में किसी क्रेडिबल न्यूज़पेपर में आया है, व्हाट्सएप पर आया हुआ बकवास नहीं। इट मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन एनी क्रेडिबल पोर्टल, क्रेडिबल न्यूज़ ग्रुप, न्यूज़पेपर, या फिर सत्यजीत सर ने एनपीए में डिस्कस किया हुआ। सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ आपके इस आंसर राइटिंग क्लास के लिए, दिस इज मैंडेटरी, और वो चीज़ है न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय सत्यजीत सर। विदाउट फेल सत्यजीत सर का एनपीए अटेंड करना है। यूट्यूब पर होता है, बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो एसपीएम आईएएस एकेडमी का हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे सर जो एक्सेलेंट तरीके से सर ने इतने सालों में एनपीए कंडक्ट किया हुआ है, प्रीलिम्स और मेंस का बहुत सा कंटेंट सर के एनपीए में मिल जाता है। आपको केस स्टडीज भी सर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मिल जाएगा। मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, योर सक्सेस इज इनकम्प्लीट विदाउट सत्यजीत सर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस। ये करना ही है आपको। यूट्यूब पर आता है सर, डेली बेसिस पर उसको पोस्ट करते हैं, तो आपको ये बहुत से केस स्टडीज मिल जाते हैं आपके मेन बॉडी के लिए। ठीक है, क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब ये जितना कुछ पिक्चर चलाना था आपने मेन बॉडी में ये पिक्चर चला दिया है। अभी एक बहुत बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट से क्या होता है पता है आपको? मैंने इससे पहले भी ये क्लास में कहा था, व्हेन इट कम्स टू द कंक्लूजन और द वे फॉरवर्ड, यस सॉरी दे, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, दे रश टू द कंक्लूजन। सबसे मेजर मिस्टेक यही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार ये बताया भी था कि अगर आप संगीत में रुचि रखते हो, इफ यू लिसन टू सम ब्यूटीफुल सॉन्ग, उस सॉन्ग का अपना एक फ्लो होता है। अगर आप क्लासिकल गाना सुन रहे हो तो वो उसी फ्लो में क्लासिकल गाना चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका रॉक मतलब क्लासिकल से एकदम रॉक शुरू हो गया, रॉक से एकदम जैज पे आ गया, एकदम पॉप हो गया। नो, एक उसका एक जॉनर होता है, वो जॉनर, वो फ्लो, ये मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। ऐसा पता चलना नहीं चाहिए कि आपने हैफेजर्डली आप कंक्लूजन की तरफ आए हो। देयर आर 3 थिंग्स जो मैं आमतौर पर नोटिस करता हूं आंसर राइटिंग में, जो जहां पर बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक क्या करते हैं? देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। मतलब पता चलता है कि ये इंट्रोडक्शन यहां पर खत्म हो गया, खत्म होते ही अचानक से कुछ तो नया सा मेन बॉडी स्टार्ट हो जाता है और पता ही नहीं चला कि मेन बॉडी खत्म हो गया। ऐसा होता है, अरे ये खत्म हो गया, यही तक था, फिर अब ये नया क्या शुरू हो गया, ये कौन सा नया एपिसोड है, अच्छा ये मेन बॉडी है। दैट्स नॉट द प्रोफेशनल वे ऑफ आंसर राइटिंग। आप यहां पर, जैसे मैंने म्यूजिक का एग्जांपल इसलिए दिया कि कई बार सिंगर ये लो पिच से हाई पिच पर जाता है गाना लेके, और हाई पिच से फिर से वो मीडियम पिच या लो पिच पर भी आ जाता है। सो देयर इज अ प्रॉपर फ्लो, और वो प्रॉपर फ्लो अल्टीमेटली उस गाने के प्रोफेशनलिज्म को या उस गाने के इसेंस को मेंटेन करता है। रादर इसेंस इज द राइट वर्ड। सो वैसे ही यू हैव टू मेंटेन दैट इसेंस एंड प्रोफेशनलिज्म व्हाइल राइटिंग द आंसर। आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत सिस्टमेटिकली, आई एम सॉरी, सिस्टमेटिकली इट शुड गेट मर्ज्ड विद द मेन बॉडी। पता नहीं चलना चाहिए। जैसे आप फिल्मों में भी देखते होंगे, आपको लगेगा कि मैं फिल्मों का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, बिकॉज यस, इसी एग्जांपल से ये स्किल सेट आप समझोगे। फिल्मों में हीरो कैसे धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, उसकी एज, ठीक है, एक बहुत ही सिस्टमेटिकली दिखाया जाता है ना। ऐसा कभी हुआ है कि अरे ये हीरो बचपन का और अभी ये नया हीरो अलग से? आप कोरिलेट करने में आपको कभी मुश्किल नहीं होगा इफ अ डायरेक्टर इज गुड। एक अच्छे डायरेक्टर ये हमेशा इंश्योर करता है कि जो हीरो की एज है, उसका बचपन से लेके हीरो मतलब बड़ा होने तक का जो सफर है, वो इतना सिस्टमेटिकली वो दिखा देता है कि यू डोंट फील लाइक कि आप कोई नया मूवी देख रहे हो, या कोई जैसे वो बड़ा हो जाएगा हीरो,
आपको ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि अरे वो जब तक छोटा था वो कोई और मूवी था, ये कोई और मूवी है, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल नहीं। द सेम मूवी इज गोइंग ऑन, बिकॉज स्किलफुली डायरेक्टर ने या उस स्टोरी के प्लॉट ने उस हीरो के जो फेजेस है, जो उसकी एज बढ़ती गई, उसको बहुत सिस्टमेटिकली विदाउट लूजिंग द इसेंस ऑफ दैट मूवी और दैट प्लॉट उसको बड़ा होते हुए दिखा दिया है। वैसे ही आपका इंट्रोडक्शन ये मेन बॉडी में बहुत ही सोफेस्टिकेटेड तरीके से, बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से ये उसमें मर्ज होना चाहिए। वो मर्ज होने के बाद फिर आपको यहाँ पर मेन बॉडी लिखना है। मेन बॉडी के ये सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया कि मेन बॉडी में क्या क्या चीजें आएंगी, ये सब आपको मेन बॉडी में लिखना है। मेन बॉडी में लिखने के बाद जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा रश नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कभी फिल्मों में देखा है कि रोमांटिक गाना चल रहा है और रोमांटिक गाना खत्म होते ही डायरेक्ट से ढिशुम ढिशुम हीरो विलेन को मार रहा है? नहीं है ना। एक प्लॉट होता है और प्लॉट के अकॉर्डिंगली मूवी के क्लाइमैक्स की तरफ हम जाते हैं। सेम वे आपका वे फॉरवर्ड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर विल फील लाइक अरे अभी तो मेन बॉडी का अभी तो इसने केस स्टडी बताया और अब ये डायरेक्ट कंक्लूजन पर जंप कर रहा है। नो, उस फ्लो की मैं बात कर रहा था कि उस फ्लो को अच्छे तरीके से आपको मेंटेन रखना है अप्रोप्रिएटली। तो वो फ्लो को मेंटेन रखते हुए आपको कंक्लूजन की तरफ आना है। तो सबसे पहला मिस्टेक, बहुत जल्दबाजी में कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सेकेंड मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कंक्लूजन में करते हैं वो ये है कि समटाइम्स दे मेंशन अबाउट द क्रिटिसिज्म और द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। क्रिटिसिज्म और नेगेटिव एस्पेक्ट्स कंक्लूजन में मेंशन करना इज अ क्राइम। ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है, इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, क्योंकि यू टोटली लॉस्ट योर ट्रैक देन अगर आप क्रिटिसिज्म को कंक्लूजन में मेंशन कर रहे हो तो। ऑलवेज रिमेंबर, ये बड़े अक्षरों में आप लिख लो, व्हेन इट कम्स टू दी कंक्लूजन, कंक्लूजन में यहां पर आपका नो क्रिटिसिज्म, नो नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, कंक्लूजन ये हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन ये पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? बट दैट डजंट मीन कि आप फोर्सफुली उसको पॉजिटिवली कंक्लूड करो। देयर आर सर्टन टॉपिक्स और द क्वेश्चंस मे नॉट बी कंक्लूडेड पॉजिटिवली। टेक एग्जांपल ऑफ लेट्स से एट्रोसिटीज अगेंस्ट द विमेन। ठीक है, अगर ये टॉपिक है, या द चिल्ड्रन डाइड ड्यू टू द माल नरिशमेंट, या हंगर क्राइसिस, आप यहां पर ये कोई करण जौहर का मूवी थोड़ी ना चल रहा है कि एट द एंड ऑफ द मूवी सब कुछ अच्छा ही दिखा दोगे, अच्छा हो गया। नो। तो देर आर सर्टन टॉपिक्स, यही स्किल सेट में चाहता हूं कि हमें, आप इस पर सोचो और इसी स्किल सेट को हमें डेवलप करना है। बच्चों, देर आर सर्टन टॉपिक्स विच कैनॉट बी कंक्लूडेड पॉजिटिवली। हंगर क्राइसिस आप पॉजिटिवली कंक्लूड नहीं कर सकते हो, सिविल वॉर पॉजिटिवली कंक्लूड नहीं कर सकते हो, पैंडेमिक डेथ्स, वाटर क्राइसिस, हंगर क्राइसिस, इसको फोर्सफुली पॉजिटिवली कंक्लूड नहीं करना है। सो इफ यू कैनॉट कंक्लूड इट पॉजिटिवली, देन योर कंक्लूजन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। देयर इज समथिंग कॉल्ड पेसिमिज्म एंड द ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म या ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपका कंक्लूजन में होना चाहिए कि थिंग्स वुड गो इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। अरे नहीं यार, कुछ नहीं हो सकता है, वही तो। ये सब कंप्लेनिंग मोड में नहीं आना होता है कंक्लूजन में। कंप्लेनिंग मोड में आने का स्कोप आपके पास कहां पर है? मेन बॉडी में। मेन बॉडी में, क्योंकि कंप्लेनिंग मोड मतलब क्या? क्रिटिसिज्म, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ये तो कंप्लेन करने जैसे ही हो गया ना। तो आप मेन बॉडी में ये कर सकते हो, हाँ यार कुछ नहीं हो सकता इस देश का, इस एटीट्यूड के साथ उस टॉपिक को आपने कंक्लूड नहीं करना होता है। इधर यू कंक्लूड विद द पॉजिटिव एस्पेक्ट, एंड इफ द टॉपिक is not in that range or not in that sphere to conclude in a positive manner, तो तब आप उसको optimistic manner में conclude करो। If you cannot conclude the hunger crisis or the malnutrition issue or the civil war or the pandemic or maybe a war-like situation and the war crimes in a positive manner, let's end with the optimistic manner। तो optimistic manner यहाँ पर क्या हो सकता है कि दो certain things are pretty unfair, but still we have certain institutions, we have certain leadership, we have certain protocols, we have certain institutions, institutional frameworks कि if they work
appropriately, so surely we are going to find some solution for the war crimes, for the pandemic, for the hunger crisis, for the malnutrition. ठीक है, तो ये सभी चीजों को आप यहां पर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ एंड कर सकते हो. ऑप्टिमिज्म के साथ साथ यहां पर और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है आपका कंक्लूजन में आपका विजन भी रिफ्लेक्ट हो. सो दैट वुड बी अ ग्रेट. विजन रिफ्लेक्ट होना मतलब एक विजनरी एस्पेक्ट उसमें होना चाहिए. व्हाट विजनरी एस्पेक्ट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यहां पर दो हंगर क्राइसिस का इशू है, लेकिन एक विजन, और ये विजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव. ये दोनों चीजें यहां पर होनी चाहिए आपके विजन में. तो आपके ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ इस विजन में आप मेंशन कर सकते हो कि यहां पर सॉल्यूशन क्या निकल सकता है. सॉल्यूशन ओरिएंटेड एस्पेक्ट, ये भी यहां पर जरूरी हो जाता है. अंडरस्टूड, क्लियर हो गया. ये आपके पॉजिटिव, ऑप्टिमिज्म, विजन, और विजन में भी आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड एस्पेक्ट, ये तीनों चीजें यहां पर बहुत ज्यादा मैटर करती है. ठीक है, अब तक के डिस्कशन में कोई डाउट या क्वेरी, सब कुछ समझ में आया? श्योर? हाँ. हम्म. हाँ, गो ऑन, गो ऑन. No beta, it should not completely identical to these points, but it can be correlated to these points. ठीक है, suppose you mention about कि there are certain error in the policy implementation in the governance, and due to that there is an hunger crisis. So you cannot write the identical point in the conclusion, but rather you can take the reference of government implementation or the certain errors in the governance administrative implementation of that policy. So in the conclusion you can mention about the policy implementation by the administrative unit should be more effective, should be more efficient to cater or to address that issue. So just take the reference, but convert that reference into a optimistic, visionary, positive, or maybe a solution oriented manner. So it should not be a completely identical. ठीक है. हाँ. विजन सपोज यहां पर आपने लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर फूड क्राइसिस या हंगर क्राइसिस. तो विजनरी एस्पेक्ट मतलब क्या, कि लेट्स यू कैन गिव द रेफरेंस कि एज डिसाइडेड बाय द नीति आयोग कि वी विल टैकल और वी विल ओवरकम दिस सॉल्यूशन बाय ईयर 2030. लेट्स टेक इशू ऑफ योर कार्बन इमिशन, क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पर विजनरी एस्पेक्ट में यू कैन मेंशन अबाउट दैट we have decided to cut down our carbon emission by 50% to our current rate by 2030, and the net carbon emission to zero by 2070. तो ये visionary aspect को आप mention करो, and what efforts we need to take, we need to put to achieve that goal. तो ये point आपको यहाँ पर mention करना है. Suppose hunger crisis है, तो hunger crisis में optimism के साथ साथ एक visionary aspect होना चाहिए कि with the appropriate policy implementation, effectiveness, efficiency, surely we are going to overcome the hunger crisis, and as suggested by the नीति आयोग या वर्ल्ड बैंक. लेकिन ये फेंकना नहीं है यहाँ पर, आपके पास वो कंप्लीट डेटा होना चाहिए अप्रोप्रिएटली, तभी ये पॉसिबल है. तो तब ये रेफरेंस पॉइंट आप यहाँ पर बता सकते हो कि ऐसा ऐसा है. डेफिनेटली लिख सकते हो आप. मतलब मेरा वही कहना है कि दैट डेटा शुड बी जेन्युइन वन, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो फॉर श्योर. ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ. यस, सबसे इंपॉर्टेंट, यू मस्ट focus on your knowledge base and the content base. First, you all attend the classes,
रीड द रेफरेंस बुक्स जो हमने आपको बताया है, ट्राई टू गेट मास्टरी ओवर द कॉन्सेप्ट्स जो हम आपको बताते हैं. आफ्टर दैट दिस विल हेल्प यू. Without having any knowledge or any mastery of that subject, this is of no use. So your primary focus should be on gaining or developing your knowledge base. और वो कैसे develop होगा? Through classes. Be sincere in attending the classes. Be sincere in reading your books जो हमने references आपको बताए हैं. जैसे अभी आपका कौन सा क्लास चल रहा है? Environment. So attend all the classes of environment. शुभांकर सर जो आपको बुक्स बताएंगे, जो पीडीएफ देंगे, रीड दीज बुक्स एंड द पीडीएफ थरोली. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पर करनी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. तो यहाँ पर पीवाईक्यू आप यूपीएससी के लास्ट 10 years के देख लीजिए. The more you analyze, the more it will be helpful for you to develop your perspective. But as I mentioned, there is no substitute to the knowledge base. आपने क्लासेस नहीं अटेंड किए, आपने कोई बुक्स नहीं रीड किया, सिर्फ आपको ये स्किल सेट आता है, इट्स ऑफ नो यूज. ठीक है. एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है जिसके पास एक बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड कैमरा भी है. ठीक है. उसको एडिटिंग भी आता है. ठीक है. ही इज एक्सट्रीमली गुड. ही इज लाइक अ क्रिस्टोफर नोलान और द स्टीवन स्पिलबर्ग. उस लेवल का वो टैलेंटेड इंसान है, बट उसके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है. मूवी बन पाएगा विदाउट स्क्रिप्ट? अ गुड डायरेक्टर और एन एक्सेलेंट डायरेक्टर इज नथिंग विदाउट अ स्क्रिप्ट. यहां पर आपका स्क्रिप्ट क्या है? आपका स्टडीज, आपका नॉलेज. यहां पर उसके पास वो एक मैन्युस्क्रिप्ट होना चाहिए ना, उसके पास वो एक ड्राफ्ट होना चाहिए, वो किस पर मूवी बनाना चाहता है. वैसे ही यू हैव कैमरा, यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस प्रोसेस कि ये कैसे लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए. आपको पता है कि कंक्लूजन ये हमेशा आपको ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव या सॉल्यूशन ओरिएंटेड या विजनरी होना चाहिए. बट यू नो नथिंग अबाउट द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन और द सिविल वॉर और द पैंडेमिक, तो आप ये कुछ नहीं कर पाओगे. सो फोकस ऑन दैट. पीवाईक्यू का एनालिसिस करते रहो, क्लासेस को सिंसियरली अटेंड करो. ठीक है. अभी पीवाईक्यू का जब एनालिसिस करोगे, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं. ये प्रैक्टिस आप सबको कंपल्सरीली करना ही है. देन मैं जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस कि जो हमारे टॉपर्स ने जो कॉपीज लिखी है उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा. फिर भी आपको एग्जैक्टली होमवर्क क्या करना है वो मैं आपको बता के जाता हूं. Now, आपको एक छोटा सा असाइनमेंट क्या करना है, ये तो एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. यू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी. इफ यू वांट आप एपीपीएससी या एपीएससी के भी क्वेश्चंस देख सकते हो. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट द मास्टरी. आपको करना क्या है, व्हेन द क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसमें गलती आपका हो सकता है, बट यही इसी गलतियों से हमें सीखना है. while reading the question you must underline or circle the important keywords from this question. Now can you try कि इस question में just read the question and can you tell me which words are important, need to be highlighted, and based on that you need to write your answer. Very good. तो यहाँ पर significance of expanding railway connectivity,
टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, यहां पर एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। देन अगला, प्रोजेक्ट क्या? प्रोजेक्ट्स एक्ट्स एज कैटलिस्ट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स है। अभी जब आपने ये कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है, आप इसको अपने तरीके से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे? कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है? इंपॉर्टेंस ऑफ रेल कनेक्टिविटी या एक्सपांडिंग द रेल नेटवर्क। आप आपके दिमाग में ये फ्रेमवर्क बना लो। आपको क्वेश्चन में लिखना क्या है? एक्सपांडिंग द रेलवे कनेक्टिविटी या फ्रेमवर्क टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विथ एग्जाम्पल्स। एंड आपको क्या डिस्कस करना है? हाउ दिस एक्सपांडिंग रेल नेटवर्क या ये प्रोजेक्ट्स ये डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल कैसे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के दो डायमेंशन हो गए। पहला डायमेंशन क्या कहता है? पहले डायमेंशन में आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ रेल नेटवर्क इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद एग्जांपल्स। और दूसरे डायमेंशन में क्या? हाउ दीज प्रोजेक्ट्स आर कैटलिस्ट फॉर द डेवलपमेंट। नाउ लॉजिकली बच्चों मुझे बताइए, यहां पर आपका मैक्सिमम फोकस ये किस डायमेंशन पर होना चाहिए? दोनों डायमेंशन यहां पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने यहां पर इस क्वेश्चन में 70% सिर्फ सिग्निफिकेंसी लिख दिया और एग्जाम्पल्स ही दे दिए, और सिर्फ 30% में आपने ये बताया कि हाउ दिस प्रोजेक्ट्स आर कैटलिस्ट फॉर द डेवलपमेंट, तो ये आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो मेक इट 50-50 या फिर 60-40 भी चल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। आप मैक्सिमम 60% तक ये लिखो कि आपका रेल कनेक्टिविटी का सिग्निफिकेंस क्या है, कि उसको एक्सपांड करना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, यहाँ पर उसके कारण क्या क्या फायदे हुए, इसके एग्जाम्पल आप दो। एंड इन जनरल आपको इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, तो ये चीज यहाँ पर है। ये क्वेश्चन तो भी थोड़ा सा आपका सिंगल या दो डायमेंशन वाला था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नाउ रीड दिस क्वेश्चन। ओके, challenges, okay, then ethical framework and regulatory mechanism। रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई डेवलपमेंट इन इंडिया। हाँ बेटा, आप क्या कह रहे थे? वही, ठीक है। अभी आपने ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन और एक स्किल सेट जो हमें डेवलप करना है कि आप जब ये क्वेश्चन रीड करोगे तो उस क्वेश्चन में आपको हाईलाइट करना है इस शब्द के ऊपर भी, क्रिटिकली एग्जामाइन। और जो हमारा अपकमिंग क्लास होगा जब आंसर राइटिंग का, तो उसमें इन सभी वर्ड्स के मैं आपको एग्जाम्पल बताने, मतलब इसमें क्या व्हाट यू आर सपोज टू रीड, ये इन सब में मैं आपको बताऊंगा। अगर इफ इट इज क्रिटिकली एग्जामाइंड व्हाट यू आर सपोज टू रीड, इफ इट इज ओनली यहाँ पर एनालाइज देन व्हाट यू आर सपोज टू रीड, if it is only examine then what you are supposed to read, if it is only discuss the challenges। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ना, explain the challenges or discuss the challenges, elaborate the challenges। तो every word carries a different meaning and it expect you to write with the different approach। तो यही पॉइंट अभी हमें यहाँ पर अपकमिंग क्लास में देखना है। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है आज घर जाके, यू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको आंसर्स नहीं लिखने हैं, आपका जो रेगुलर क्लास चल रहा है वो करते रहो। एक सिंपल चीज मैं रादर आपको कहूंगा, आपके जो जो क्लासेस हुए हैं या जो जो क्लास चल रहा है, आप उसी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज उठाओ। अगर आपका एनवायरमेंट चल रहा है तो आप पॉलिटी के मत उठाओ, शायद आप नहीं समझ पाओगे। जब आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा तब आप पॉलिटी के पिक कर सकते हो। तो आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के आप यहाँ पर ये
पीवाईक्यू उठाइए एंड जस्ट हाईलाइट द कीवर्ड्स, ये प्रैक्टिस आप करना। और नेक्स्ट क्लास में या फिर आप सिंपली ये आप टैब में या आपके हार्ड कॉपी पे जहां पर करोगे, इसको मुझे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर दिखाना। लाइव स्टूडेंट्स, यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है। अगर आपने ये कुछ किया है ऐसा, तो ऐसे कुछ 8-10 क्वेश्चंस को आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना एंड आई विल टेल यू कि आपने सही तरीके से वो अंडरलाइन किया है या नहीं किया है। यही एक स्किल सेट हमें डेवलप करना है, ठीक है। सो वी विल कीप इट वेरी सिंपल, और अलॉन्ग विद दिस आपके बाकी के सब्जेक्ट्स का भी चलते ही रहेगा। देन मैं आपको फ्लो बता देता हूँ कि आज हमने ये डिस्कस किया, देन वी विल डिस्कस ऑन ऐसे का मैं फिर से एक बार बताऊंगा, फिर ऑप्शनल के लिए क्या ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एंड ग्रेजुअली वी विल डिस्कस द टॉपर्स कॉपी एज वेल। तो ये एक साइकिल यहाँ पर चलते रहेगा और बाकी सब्जेक्ट्स का भी ऐसा ही यहाँ पर जो है होने वाला है, ठीक है। क्लियर है सब कुछ? आप में से कोई कल प्रीलिम्स देने वाला है एपीएससी का? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।